हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आईसीएसई क्लास 9 के बच्चों के लिए है। सिविक्स का पहला चैप्टर और कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिकली मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, इस चीज़ का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मैं टोटल सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से कवर करूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट और कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करता हूँ। अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि वीडियो शॉर्ट भी रहे और सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुँचा भी सकूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और डायरेक्ट टॉपिक में आता हूँ कि आवर कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ये क्या है। तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस कुछ नहीं है, एक किताब के जैसा है जिसमें कुछ सेट्स ऑफ रूल्स लिखे रहते हैं जिसके बेसिस पर एक नेशन को गवर्न किया जाता है। ठीक है ना। ये एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट जो होता है ना फंक्शंस करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये डिफाइन करता है पावर्स एंड पोजिशंस ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट विंग्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तीन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्या चीज? तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। तो इसका पावर और फंक्शंस क्या होता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में लिखा गया है। ब्रिटिश लोग जब हमारे कंट्री को छोड़कर जा रहे थे ना, तो उन्होंने सोचा कि जाते जाते इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में हम लोगों का थोड़ा सा मदद कर दें, और इसीलिए 24 मार्च 1946 को उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में भेजा, जो कि हेड कर रहे थे तीन इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है। और इनका मेन काम ये था ना कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए मेंबर्स को इलेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये वो बॉडी होता है जो आने वाले टाइम में हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखता। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए वो 389 थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 प्रिंसली स्टेट से थे। ठीक है। बट पार्टीशन की वजह से क्या हुआ ना, क्योंकि हमको मालूम है कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान में हमारा देश बढ़ गया, इसीलिए ये जो 389 मेंबर्स थे ये रिड्यूस हो गए। किसमें? 299 मेंबर्स में ये ठीक है ना, रिड्यूस हो गए। और पाकिस्तान के पास 90 मेंबर्स चले गए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स का नाम बताओ आप। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला मीटिंग हुआ या फर्स्ट सेशन जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946, यानी अभी तक हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, है ना। और इसमें कितने लोगों ने अटेंड किया इस मीटिंग को? तो 207 मेंबर्स ने, यानी आउट ऑफ 299 मेंबर्स ओनली 207 मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है। और इस मीटिंग के जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे वो थे सचिदानंद सिन्हा। उनको चेयरमैन, एक टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया। ठीक है। और कुछ टाइम के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। ठीक है। आगे चलते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी वो टीम था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहा था, और इसको हेड जो कर रहे थे, जो चेयरमैन थे, वो कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को लिखकर कंप्लीट हो गया, है ना। 26 नवंबर 1949 को। बट इसको एनफोर्स किया गया या लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये 26 जनवरी को क्यों चुना गया? क्योंकि इस डेट का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था। हुआ क्या था ना कि कांग्रेस जो था हमारा इंडिया का पहला पॉलिटिकल पार्टी था और सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी था। ठीक है। तो ये हर साल अपना मीटिंग ना किसी इंपॉर्टेंट सिटीज में रखा करते थे, कभी बॉम्बे में, तो कभी पुणे में, कभी लाहौर में, कभी दिल्ली में, कभी कैलकाटा में। तो उस साल जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ था 1929 में, यानी ठीक 21 साल पहले, 1950 से ठीक 21 साल पहले यानी 1929 में वो लाहौर में हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन किया था, या समझ सकते हो कि कसम खाया था कि अब उनको ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। और 26 जनवरी को कांग्रेस ने क्या किया था ना, इंडिपेंडेंस डे मनाया था, फ्लैग वगैरह जो था वो होइस्ट किया था, है ना। और उस दिन से 26 जनवरी जो था, 26 जनवरी के दिन कांग्रेस हर साल क्या होता था, इंडिपेंडेंस डे मनाता था। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल है।
तो एक चीज हमको समझना होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपका मैथ्स का बुक है, उसमें बहुत सारा चैप्टर्स होता है ना, और हर चैप्टर फिर वो A B C D ऐसे करके डिवाइड होता है ना। तो उसी तरह हमारा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल हैं, और कोशिश किया गया है कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्सपेक्ट को ना छोड़ा जाए जो गवर्नमेंट को चलाने में काम में आता है ना। कुछ कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहां का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनमें से एक कंट्री है हमारा कौन, तो इंग्लैंड। देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी हो गया ना, इसके पीछे भी बहुत सारा फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीज का या बड़े बड़े कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलीवेंट फीचर्स था ना, हम लोगों ने क्या किया कि उन रिलीवेंट फीचर्स को, वो इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। जैसे कि हम लोगों ने अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स वाला जो हिस्सा है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ऐड किया, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, है ना। और हमको ये चीज समझना होगा कि इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है, यहाँ का कल्चर डाइवर्स है, ट्रेडिशंस कस्टम बहुत डाइवर्स है, तो मतलब प्रॉब्लम्स तो अराइज होंगे ही, है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे कंट्री में क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया ना, बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड किया गया, है ना। खास करके ये ध्यान रखा गया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, है ना। तो उसके बारे में भी बहुत सारा नियम कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, या ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इतने सारे जब पॉइंट्स हम लोग ऐड करते गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते जा रहा था, लेंथीएस्ट होते जा रहा था, ठीक है। और ऊपर से फिर क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हम लोग को बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शंस और क्या रोल होता है। यानी ये पूरा डिटेल मैनर में लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है ना वो कैसे काम करेगा, और ये सब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का बल्क को या लेंथ को बढ़ा रहा था। अच्छा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। देखो 1935 में ना एक नियम बनाया गया था, जिसको हमारे कांग्रेस ने पास करा लिया था पार्लियामेंट में। तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। इसके वजह से भी क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था लेंथी हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बल्क को बढ़ा रहा था। अब आते हैं कि प्रियम्बल क्या होता है। तो प्रियम्बल जो होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है, विच इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रियम्बल होता है ना, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट्स होता है या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है? ये प्रियम्बल का मतलब मेन पर्पस क्या है? तो इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी इतना कहां से मिलता है, इसके बारे में प्रियम्बल में बताया गया है या लिखा गया है। इट स्टेट्स द गोल विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, क्या प्रमोट करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, ये सारे चीज के बारे में हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को किसने दिया है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अचीव क्या करना चाहता है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे प्रियम्बल में 5 इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। तो अच्छा यार, ये प्रियम्बल होता क्या है? बेसिकली ना, जैसे आप लोग इंग्लिश 2 में स्टोरी वगैरह पढ़ते हो, उसका समरी होता है ना, है ना। और समरी में आपको ओवरऑल स्टोरी का पूरा अंदाजा हो जाता है। कुछ उसी तरह से प्रियम्बल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो एक तरह से समझो कि समरी है, एक इंट्रोडक्शन है ना। तो हमारे जो प्रियम्बल है ना उसमें 5 एक इंपॉर्टेंट लेटर लिखा हुआ है, जैसे कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉवरेन क्या होता है ना, तो इंडिया जो है ना वो इंटरनली फ्री है अपना पॉलिसीज बनाने के लिए, कि वो कैसे अपना गवर्नमेंट चलाएगा, वो अपना नियम कानून बनाने के लिए पूरा फ्री है। और कोई भी बाहर का कंट्री या कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है ना
वो हम लोग को डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम लोग अपना गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे। भले ही इंडिया बहुत सारे फॉरेन बॉडीज का मेंबर है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कॉमनवेल्थ नेशंस का भी मेंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंबर कंट्री जो होंगे वो हमको डिक्टेट करेंगे कि हम अपने कंट्री को कैसे चलाएं, ठीक है ना। तो ये होता है सॉवरेन, यानी हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई भी अदर कंट्रीज जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं ये सोशलिस्ट क्या होता है। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है ना कि हर तरह का जो इनइक्वालिटी है ना उसको हमारे सोसाइटी से हटाना है, इंडिया से हटाना है। उनमें से कुछ है, एलिमिनेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ताकि सबको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, है ना, सबका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके। और एक सोशलिस्ट स्टेट जो होता है ना वो हमेशा ट्राई करता है, इस चीज का कोशिश करता है कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप हो उसको कम किया जा सके और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर सिटीजन्स को। तो ये सोशलिस्ट का मतलब ये होता है। अब आते हैं सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर का मतलब होता है ना कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना। दो मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्रीज आर हिंदूज, बट इंडिया का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, ताकि हम लोग का देश में एक यूनिटी बना रहे, है ना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये हम लोग को गारंटी देता है कि आपको जो रिलीजियस फेथ लेना है, ठीक है ना, आपको फ्रीडम है, ठीक है ना, कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। और आपको आपके रिलीजियस बिलीफ के आधार पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं आपके साथ किया जाएगा। और हर सिटीजन जो हो वो इक्वल होगा लॉ के सामने, है ना, कानून के सामने, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, कलर का हो, ठीक है। तो यही हमारा सेक्युलर का मतलब होता है। अब आते हैं कि डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है। तो हमारे कंट्री में वो हर सिटीजन जो 18 साल की उम्र से ज्यादा है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के हों, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हों, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के हों, चाहे वो विलेज पंचायत के हों। वो सारे के सारे जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। देखो, एक ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब होता है ना कि एवरी सिटीजन जो होता है ना वो अपने रियल पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए, है ना, उसको वो हर मौका दिया जाता है जिससे वो अपना रियल पोटेंशियल को अचीव कर पाए, ठीक है। यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और ये सब फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब आते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है ना कि इंडिया का जो हेड है, ठीक है ना, ही इज एन इलेक्टेड पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर हेरिडिटरी सिस्टम नहीं चलता है जैसे राजा लोगों का केस में चलता है। राजा लोगों का केस में क्या होता है कि एक राजा जब रहता है वो मर जाता है तो उसके बच्चे आ जाते हैं। ये सिस्टम हमारे इंडिया के गवर्नेंस में नहीं चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है, जो कि है हमारे प्रेसिडेंट। हमारे कंट्री में जिस टाइप का गवर्नमेंट है उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जहां पर, ठीक है ना, प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, जैसे कि यूएस, ठीक है। और हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं। जैसे किंग और क्वीन इंग्लैंड के हैं, जब तक उनका लाइफ है तब तक वो राजा और रानी बने हुए रहते हैं। ये सिस्टम हमारे कंट्री में नहीं है। 5 साल हो गया, आपको फिर से अगर इलेक्ट किया जाता है तो आप फिर से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनोगे, नहीं तो कोई दूसरा बनेगा, ठीक है। अब आते हैं आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे प्रियम्बल में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेंशन है, जैसे कि है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये एक एक पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि ये जस्टिस क्या होता है। जस्टिस का मतलब होता है ना कि हम लोग को हर फील्ड में हमारे सिटीजन्स को ये इंश्योर किया जाता है कि हम लोगों को जस्टिस मिले, है ना। इसके लिए क्या होता है ना, पॉलिटिकल जस्टिस भी हम लोग को दिया जाता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है ना कि वो लोग जो 18 साल की उम्र से ज्यादा हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और हम खुद अगर उतने काबिल हैं तो खुद भी इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज में सबको इक्वल चांसेस मिले, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, ठीक है ना, किसी भी कास्ट का हो या, ठीक है, या गरीब हो या अमीर हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जाएगा, खास करके सरकारी नौकरी में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में। तो ये भी एक तरह का जस्टिस ही है ना, तो ये भी जस्टिस के अंदर आता है।
ध्यान इस चीज का भी रखा जाता है कि सोशल जस्टिस भी लोगों को मिले और हमारे सोसाइटी में जो सोशल एविल्स है उसको एलिमिनेट करने का गवर्नमेंट अगर कहीं बचा भी हुआ है तो उसको हटाने की कोशिश करता है। वन ऑफ देम इज अनटचेबिलिटी एंड ऑल। तो नेशन हमेशा ये चीज कोशिश करता है कि इन चीजों को हटाए। प्लस ये भी कोशिश करता है ना कि इकोनॉमिक जस्टिस भी हमारे सिटीजन्स को मिले, यानी हमारा जो कंट्री का जो नेशनल वेल्थ है वो गवर्नमेंट कोशिश करता है कि उसको मतलब हर कोई यूज कर पाए, है ना, इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो जस्टिस का पहला पॉइंट होप सो कि मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब आते हैं लिबर्टी क्या होता है। लिबर्टी का मतलब होता है ना कि फ्रीडम। फ्रीडम आपको किस किस चीज में मिलता है, तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, है ना। तो ये हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया, गारंटी किया कि ये सारी चीजें आपको, अगर आप इंडिया के सिटीजन है तो आपको मिलेगा। ठीक है, आपको फ्रीडम मिला है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स विदाउट एनी फियर, ठीक है ना। और आप किसी भी चीज को वर्शिप कर सकते हो अपने डिजायर के हिसाब से, आपको हमारे कंट्री में किसी तरह का रोक टोक नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है ना, तभी जाके कंट्री को, जब हम लोग को बेसिक फ्रीडम मिलता है ना, तभी जाके एक कंट्री जो होता है वो डेवलप करता है ना। अब आते हैं तीसरे पॉइंट्स के ऊपर, इक्वालिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज का गारंटी करता है ना कि हम लोगों को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि एक पर्सन का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए और हर कोई जो होता है ना वो इक्वल होता है बिफोर लॉ, यानी इक्वालिटी। आप सेलिब्रिटी हो, आप मिनिस्टर हो, आप एक कॉमन पीपल हो, हर कोई इक्वल है बिफोर लॉ। तो ये भी एक इक्वालिटी के हिस्से में आता है। हमारे देश में पहले अनटचेबिलिटी वगैरह बहुत ज्यादा था, तो इसको हटाया गया, है ना। टाइटल ऑफ ऑनर, ये सबको हटाया गया ताकि लोगों के बीच में एक इक्वालिटी रहे। मान लो कि तुम्हारे क्लास का कोई लड़का है, अगर ठीक है ना, उसको कोई स्पेशल प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जैसे मान लो कि उसको बेंच में बैठाया जा रहा है, आप लोगों को नीचे बैठाया जा रहा है, तो ये इक्वालिटी नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है ना कि इक्वालिटी के लिए सबको सबका यूनिफॉर्म सेम होता है ना, सबको सेम टाइप का ही बेंच चेयर मिलता है बैठने के लिए, चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो या गरीब घर का हो। इससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ इक्वलिटी मेंटेन रहता है। अगर ये स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होता तो क्या होता है, जो अमीर बच्चे होते हैं वो डेली ड्रेस वगैरह चेंज करके आते हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं जो उतना ये नहीं कर पाते, मतलब एफोर्ड नहीं कर पाएंगे अच्छे अच्छे ड्रेसेस, तो उनको बुरा लगता है। तो वो इक्वलिटी को भी मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो ऑफिसेस में हो या स्कूल वगैरह में हो, है ना। प्लस आपको हर किसी का वोट जो होता है ना एक वन काउंट होता है, चाहे मैं वोट दूं तो मेरा भी वोट वन होगा, कोई सेलिब्रिटी भी वोट कास्ट करता है तो उसका भी वोट को एक लिया जाएगा, कोई मिनिस्टर भी अगर वोट कास्ट करता है तो उसका भी वोट को एक लिया जाएगा, है ना। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, चाहे वो मैन हो या वीमेन हो, सबको इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी मिलेगा। तो ये सब इक्वलिटी में आ रहा है पॉइंट्स। अब आते हैं फ्रेटर्निटी क्या होता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ना कि प्रोमोटिंग द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। हम लोग को हर कोशिश करना चाहिए ना कि हमारे देश में ब्रदरहुड रहे, ताकि हमारे देश में एक यूनिटी बना रहे, ठीक है ना। और हम लोग को ये फीलिंग हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए कि हम लोग वी बिलोंग फ्रॉम ए सेम मदरलैंड, ठीक है ना। ये क्यों चाहिए, ताकि हमारा जो डेमोक्रेसी है और हमारा जो इंडिपेंडेंस है ना ये मेंटेन होके रह सके, क्योंकि यूनिटी नहीं रहेगा ना तो देश का इंडिपेंडेंस को, एक तो बहुत मुश्किल से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, अगर आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, इससे बाहर की जो ताकतें हैं वो ज्यादा मजबूत होंगी, है ना। और डेमोक्रेसी को भी खतरा है, हमारे देश के डेमोक्रेसी को भी खतरा है अगर आपस में लोग लड़ेंगे तो। इसीलिए when all communal and provincial feelings हट जाना चाहिए कि यार वो बिहार से है, वो बिहारी है, वो बंगाली है, तो वो तमिलियन है, वो कश्मीरी है। अगर ये फीलिंग हम लोग के अंदर में रहेगा तो कभी भी हम लोग के अंदर में वो ब्रदरहुड और यूनिटी नहीं आएगा। तो ये फीलिंग्स को हम लोग को हटाना चाहिए, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ताकि हम लोग एक फील कर सके कि वी बिलोंग फ्रॉम वन कंट्री एंड वन नेशंस, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट, कंक्लूजन पार्ट है कि प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द इंटेंशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो प्रियम्बल जो होता है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन, नियत के बारे में बताता है। क्या क्या चीज को मेंशन करता है ना कि सिक्योरिंग जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी फॉर ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। फिर गारंटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट्स, बिलीफ एंड वर्शिप एंड प्रोमोटिंग अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, है ना, एंड मेंटेनिंग द यूनिटी, है ना, ताकि हम लोग के बीच में एक वननेस रहे। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ओके, गुड बाय।